हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बच्चों, मैं सीए निशा गढ़वाल आप लोगों की कॉस्ट अकाउंटिंग की फैकल्टी हूँ। आई एम लकी इनफ कि आप लोगों को, प्यारे प्यारे बच्चों को मेरे को पढ़ाने का मौका मिला है। आज से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है। आज से हम लोग, हमारा जो सब्जेक्ट है पेपर 8 जो है इंटरमीडिएट का कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग में पेपर 8 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, पेपर पैटर्न कैसा है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, ये सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। बोलो, आई बात समझ में? जी मैम। देखो, पेपर 8 है बच्चों आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में। टोटल 6 स्टडी नोट्स हैं आपके, टोटल 6 स्टडी नोट्स हैं। आपका जो स्टडी नोट 1 to 4 है वो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है, जो 40% वेटेज कवर करते हैं। आउट ऑफ 100 मार्क्स 40 मार्क्स स्टडी नोट 1 to 4 कवर करता है। स्टडी नोट 5 आपका 30% वेटेज कवर करता है एंड स्टडी नोट 6 आपका 30% वेटेज कवर करता है। तो मैम हम लोग 5 और 6 ही पढ़ ले, ये दोनों 60% के हो गए, और 2 स्टडी नोट्स है, यहाँ पे 4 स्टडी नोट है और ओनली 40% के। देखो बच्चों, पढ़ना तो हमें सब कुछ पड़ेगा, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, बट हाँ हमारा फोकस ज्यादा किस पे होगा? स्टडी नोट 5 पे और स्टडी नोट 6 पे। देखो चलते हैं हम लोग स्टडी नोट 5 और स्टडी नोट 6 पे। स्टडी नोट में 6 में आप देख रहे हो ओनली 3 चैप्टर्स हैं आपके, और 3 चैप्टर्स जो हैं वो 30 मार्क्स आपके पेपर में कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो ये 3 चैप्टर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एक ग्रुप 1 में तो इम्पोर्टेंट है ही है। जो बच्चे ग्रुप 2 के लिए अपियर हो रहे हैं वहां पे भी ये तीनों चैप्टर सेम है, और वहां पे भी ये 30 मार्क्स का वेटेज आपके कवर करेंगे। वहां पे भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 30 मार्क्स और वहां पे भी 30 मार्क्स। तो अगर ये 3 चैप्टर आप अच्छा से कर लोगे तो ग्रुप 1 में भी आपको 30 मार्क्स स्कोर करने को मिलेगा, और ग्रुप 2 में भी आपको 30 मार्क्स स्कोर करने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं बच्चों स्टडी नोट 5 का। ये भी 30 मार्क्स का है, बट यहाँ पे 5 चैप्टर है। यहाँ पे टोटल चैप्टर्स कितने हैं बच्चों? 5 चैप्टर्स है, जबकि हम देख रहे हैं स्टडी नोट 6 में ओनली 3 चैप्टर है। तो ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए मैम? स्टडी नोट 6 पे, क्योंकि ये ग्रुप 1 में भी मार्क्स दिलवाएगा 30 और ग्रुप 2 में भी। तो हमारा वैसे मेन फोकस जो होगा स्टडी नोट 5 और स्टडी नोट 6 पे होगा, क्योंकि दोनों 30 मार्क्स हमारे पेपर में कवर करेंगे। टोटल 60 मार्क्स का पेपर कहाँ से आएगा? हमारे स्टडी नोट 5 से और स्टडी नोट 6 से। अब बच्चों जो स्टडी नोट 1 to 4 है वो पूरा टोटल 40% का वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में, और जो स्टडी नोट 1 है वो प्योरली थियोरिटिकल चैप्टर है, और जो स्टडी नोट 3 है वो भी आपका प्योरली थियोरिटिकल पेपर है, थियोरिटिकल चैप्टर है। बोलो क्लियर है? स्टडी नोट 1 और 3 प्योरली थियोरिटिकल चैप्टर्स है। तो क्या मैम बाकी चैप्टर्स में थियोरी नहीं आएगी? बच्चों बिल्कुल आएगी, बाकी चैप्टर्स प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरी है, बट थियोरी हम वहां पे बहुत रेयर है। मेनली जो 4 स्टडी नोट आपके बच गए उसमें हम प्रैक्टिकल पोर्शन ही कवर करेंगे। तो क्या मैम हमारे पेपर में थियोरी नहीं आती? बच्चों आपके पेपर में थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों आते हैं, ज्यादा आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कितना थियोरी आता है, कितना प्रैक्टिकल आएगा, अभी सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये देखो कि टोटल हमारे कोर्स में 6 स्टडी नोट्स हैं, जिसमें से जो रेलेवेंट स्टडी नोट है जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना है वो कौन सा है? स्टडी नोट 5 एंड स्टडी नोट 6, क्योंकि ये 2 स्टडी नोट से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 60 मार्क्स। और दोनों में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? स्टडी नोट 6, क्योंकि वहां पे सिर्फ 3 चैप्टर है और 3 चैप्टर्स का वेटेज कितना है? 30 मार्क्स का। एज वेल एज ग्रुप 2 में भी 30 मार्क्स का वेटेज ये रखते हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में। ठीक है, अब हमने देख लिया टोटल 6 स्टडी नोट्स हैं। चैप्टर्स के नाम अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि बताऊंगी तो भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि इस चैप्टर में क्या करना है, इसका नाम ऐसा क्यों है, सारी बातें हम लोग करेंगे। पहले अब हम देखते हैं पेपर पैटर्न।
मेन फोकस अभी हमारा ये था कि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा स्टडी नोट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर के नाम से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बता भी दूंगी बच्चों तो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। तो चैप्टर की बातें हम उसी टाइम करेंगे जिस टाइम हम चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, कि आपको एग्जाम में कैसा पेपर देखने को मिलेगा। पेपर पैटर्न की बात करते हैं हम यहाँ पे। देखो जो क्वेश्चन 1 जो है आपका वो कंपल्सरी नेचर का है, ये आपको अटेंड करना ही करना है। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और इसके 4 पार्ट्स आएंगे आपके ABCD। जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो MCQ का आएगा, सेकेंड पार्ट जो आएगा वो मैच द फॉलोइंग का आएगा, थर्ड पार्ट जो आएगा बच्चों वो ट्रू एंड फॉल्स का आएगा, एंड फोर्थ पार्ट आएगा आपके फिल इन द ब्लैंक्स का। MCQ आएंगे बच्चों 10 मार्क्स के, और बाकी जो 3 पार्ट है हर एक पार्ट आएगा आपके 5 मार्क्स का। ठीक है, तो मैम टोटल जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का हो गया हमारे लिए? 25 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन फर्स्ट आपके? 25 मार्क्स का आपके फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, जिसमें 4 पार्ट होंगे MCQ, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। MCQ 10 मार्क्स के, बाकी हर एक पार्ट कितने मार्क्स का आएगा बच्चों? 5 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको करना ही करना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 का जो नेचर है बच्चों वो है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आपके 15 मार्क्स से, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल। फिर क्वेश्चन थर्ड जो आएगा आपके, उसका नेचर क्या होगा? एक क्वेश्चन उसमें थियरी का होगा और एक क्वेश्चन होगा आपका प्रैक्टिकल का। ये भी कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का। क्या मैम एक ही क्वेश्चन ही आएगा? जो क्वेश्चन 2 है उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का? नहीं बच्चों, दो क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा। 2 पार्ट्स आएंगे, और थर्ड क्वेश्चन में भी 2 पार्ट आएंगे, एक थियोरी का आएगा और एक प्रैक्टिकल का आएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 प्रैक्टिकल है, इसमें भी 2 आएंगे आपके, 2 पार्ट्स आएंगे 15 मार्क्स के। क्वेश्चन 5 भी आपका प्रैक्टिकल है 15 मार्क्स का। इन सबके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 6 ये भी प्रैक्टिकल है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी प्रैक्टिकल है आपका 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8 ये आएगा बच्चों शॉर्ट नोट, ये आएगा आपके थियरी का क्वेश्चन 15 मार्क्स का। इसमें भी आपके सब पार्ट्स आएंगे। ठीक है, अब जो टोटल हम यहाँ पे कितने क्वेश्चंस देख रहे हैं मैम? 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन 2 to 8, क्वेश्चन जो 1 था वो तो हमने देखा कंपलसरी है, बट जो बच्चों क्वेश्चन 2 से लेके आपका 8 तक है, टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए मैम? 7। इन 7 में से आपको ओनली 5 करना है, एनी 5 आउट ऑफ 7। ठीक है, आपके पास चॉइस आएगी, इन 7 में से आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बच्चे जो होते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन 8 को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थियरी आती है, इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चा प्रेफरेंस किसको देता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब हम लोगों ने पेपर पैटर्न देख लिया कि किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आते हैं, बट बच्चों बहुत सारी बातें जो हमें ड्यूरिंग एग्जाम हॉल ध्यान में रखनी होती है। पहली बात तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखनी है, पेपर देते टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू शुड नॉट बी पैनिक। ठीक है, आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, आपका पूरा कंसंट्रेशन पेपर पे होना चाहिए, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है।
और आपको जैसे ही पेपर मिलता है आप लोग क्या करोगे, एक टेक ए क्विक ग्लैंस ऑफ द पेपर और डिसाइड करोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। जैसे हमारे पास ऑप्शन आता है कि अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7, तो आप लोग डिसाइड करोगे कि कौन 7 क्वेश्चन में से आपको कौन से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको फर्स्ट नंबर पे वही क्वेश्चन करना है जो आपको बहुत अच्छा से आता है। ठीक है, यू हैव टू इम्प्रेस योर वैल्यूएटर विद द फर्स्ट आंसर। आपको अपने वैल्यूएटर को इम्प्रेस करना पड़ेगा अपने फर्स्ट आंसर से। हमने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो बच्चों आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन वैल्यूएटर पे पड़ेगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सो दैट आगे अगर क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होता है तो हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं हो। आपको अपने वैल्यूएटर को बहुत फर्स्ट आंसर से इम्प्रेस करना पड़ेगा और आपको फर्स्ट नंबर पे वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छा से आता हो। और उसके दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्ट आपको उसका अच्छा से आता है एक नहीं आता, उसके दोनों पार्ट आपको अच्छा से आने चाहिए और वही क्वेश्चन आपको फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट करना है। सेकंड बात आपको ध्यान में क्या रखनी है बच्चों, लास्ट में 5 to 10 मिनट्स आपको ऐसे रखने हैं जिसमें आपको रिवीजन के लिए टाइम देना है, कि आपको चेक करना है, रिवाइज करना है अपनी आंसर शीट को कि आपने जितना किया है वो सही किया है, बेटर तरीके से किया है। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेपर में एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका आंसर शीट। ओवर राइटिंग अवॉइड करनी है आप लोगों को। बहुत सारी बातें हैं जिन, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर सही है और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आंसर शीट शुड बी नीट एंड क्लीन, अवॉइड ओवर राइटिंग, ये सारी बातें हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपको पेपर को करना है, तभी जाके आपका जो वैल्यूएटर है वो आपसे इम्प्रेस होगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती वो लोग कोशिश करो अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाने का, लिखने की कोशिश करो। और बच्चों आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो आप सोचोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा हो गया, ऐसा नहीं करना है। हो गया वहां पे, यहाँ पे अभी करोगे हो गया, एग्जाम हॉल में फिर सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करें लिखने की, कहाँ पे क्वेश्चन एंड होगा, कहाँ से स्टार्ट करें, एंड की तो बात ही नहीं आएगी जब स्टार्टिंग ही समझ नहीं आएगी। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को रिटर्न में लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे वो थियोरी में तो करनी होती है रिटर्न में प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिकल पेपर्स में भी आप कोशिश करो कि आप लोग लिख के प्रैक्टिस करो, तभी जाके आप वहां पे बहुत अच्छा से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। बोलो आई बात समझ में कुछ? जी मैम बिल्कुल समझ में आ रही है। अब देखो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जैसे ही पेपर देखता है वो गिव अप कर देता है कि नहीं मैं पास नहीं होऊंगा इस पेपर में, या मैं पास नहीं होने वाली, पेपर टिपिकल है। तो बच्चों कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। हमें पता है हमें पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, तो आप लोग पहले वो सेलेक्ट करो कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो बच्चों पेपर आपके कितने मार्क्स का आता है, 130 का। कितने का आता है, 130 का। आपको 100 का अटेम्प्ट करना होता है, वहां पे 130 में से अगर आप पढ़ के गए हो तो 40 नंबर का पेपर तो आपको श्योर आएगा ही आएगा। तो कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। देखो मेन बात क्या होती है कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, सारे करने के चक्कर में जो उनको अच्छा से आते हैं वो भी करेक्टली वो नहीं कर पाते। तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जगह अच्छा है कि आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो बट वो भी करेक्टली करो। ठीक है, ये बेटर होगा आप लोगों के लिए कि जितना आप कर रहे हो पेपर वो आप अच्छा से करो। कुछ स्टूडेंट्स पूरा करने के चक्कर में जितना आता है वो भी अच्छा से नहीं कर पाते। तो आप लोगों का फोकस इस पे होना चाहिए कि जितना आपको आता है वो आप अच्छा से अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता वो छोड़ दो। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो थ्योरी अटेम्प्ट करता है तो वो कोशिश करे कि थ्योरी को लास्ट में अटेम्प्ट करे। क्यों? क्योंकि थ्योरी में टाइम कम लगता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लगता है। तो थ्योरी का क्वेश्चन वो लास्ट में कर सकता है, जब उसके पास कम टाइम हो तब भी वो आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। तो कुछ बातें हैं जो हमें पेपर के ड्यूरिंग ध्यान में रखनी होती है। मेन बात आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है। आप लोगों को जनरली अप्रोक्स 160 मिनट्स मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों को मार्क्स वाइज उसको डिवाइड कर लेना चाहिए कि कितने मिनट्स मेरे को पर क्वेश्चन पे अलॉट करना है, और उसी अकॉर्डिंग आप लोग अपना पेपर
सॉल्व करोगे। एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत बिना नर्वस हुए आपको पेपर करना है। गिव अप अगर ऐसा हो कि आपको लग रहा है मेरे को कुछ भी नहीं आता या एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, तो भी आपको गिव अप नहीं करना है, आप इजिली उस पेपर को अटेम्प्ट करोगे। बोलो आई पर समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? जी मैम। देखो हम लोगों का टारगेट तो होना चाहिए 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का, बट इन केस कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारे टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर आप टारगेट 100 का लेके चलोगे बच्चों, तब जाके आपके एग्जाम्शन आती है। और एग्जाम्शन कैसे आएगी? जब आपकी आंसर शीट बहुत प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन किया हुआ होगा, बहुत अच्छा से आपने आंसर किया है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जितने आंसर्स आप करो वो करेक्टली करो। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लिखते लिखते ऐसा कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम स्किप कर जाते हैं, तो उनके लिए आप स्पेस छोड़ दो, लाइंस छोड़ दो, और जब वो वापस आपके माइंड में आए तब वहां पे जो स्पेस आपने छोड़ी है उसमें आप उस आंसर को लिख दो। पर एक जैसे हमने देखा आपके क्वेश्चन में सब पार्ट्स आएंगे, तो आपको ये करना है कि हर एक आंसर आपको एक साथ ही लिखना है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट फर्स्ट पेज पे है और बी पार्ट आपका लास्ट पेज में, ऐसे नहीं करना है। दोनों पार्ट्स आपको एक साथ ही लिखने हैं, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान में रखते हुए आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप कि आप लोग मेरे पेपर में एग्जाम्शन स्कोर करो। हम लोग ऐसा ही पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी टेक्निक के साथ पढ़ने वाले हैं। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। डेली हम लोग पहले कंसेप्ट करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, और एट द एंड ऑफ द क्लास आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, और जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि चेक करो कि आपने अपना होमवर्क सही किया है या नहीं। अगर इन केस आपने होमवर्क सही नहीं किया है तो आप मेरा आंसर देख के उसको सही करेंगे, और आपको ऐसा लगे कि हो सकता है कि मैम गलत हो और हम सही हैं, कहीं पे भी आपको डाउट अराइज हो, तो आप मेरा नंबर लेना, मेरे को व्हाट्सअप करना, क्वेश्चन की पिक सेंड करना, एज वेल एज आप अपना ओपिनियन भी देना कि मैम हमारे अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए था और आपके अकॉर्डिंग आंसर ये है, ठीक है। आई विल कंसिडर दैट, और मैं आपको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। विद इन 1 और 2 डेज मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, श्योर, ठीक है जी मैम। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हमारा जो पेपर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका सिलेबस देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। 6 स्टडी नोट है वो हमें पढ़ने हैं। सेकंड हमने देखा कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा आता है। क्वेश्चन जो 1 है वो कंपलसरी है, बाकी 7 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और कितना थियोरी है कितना प्रैक्टिकल है, सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जी मैम, बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों हम लोग हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। हमारा सब्जेक्ट क्या है मैम? हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है मैम? अकाउंटिंग तो हमें पता है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होता है, हम लोग 11th 12th से पढ़ते हुए आते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। बच्चों अकाउंटिंग क्या होता है बताओगे? यस मैम, जो रटी रटाई डेफिनेशन होती है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड ऑल, ये सब नहीं। अपने वर्ड्स में बताओ मेरे को कि अकाउंटिंग होता क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात की, अकाउंटिंग होता क्या है। बच्चों अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब। हिसाब किताब। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि कल नाइट में आपने क्या खाया, तो आप इंस्टेंट मेरे को बता दोगे। मैं पूछूं आज मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट क्या किया, आप इंस्टेंटली मेरे को बता दोगे। मैं बोलूंगी कि आपने 2 दिन पहले डिनर में क्या किया था, आप थोड़ा सोचोगे और फिर मेरे को बता दोगे कि मैम हमने 2 दिन पहले ये किया था। मैं बोलूं कि आपने 1 महीने पहले डिनर में क्या किया था, लंच में क्या किया था, ब्रेकफास्ट में क्या किया था, क्या आप मेरे को बता पाओगे? नहीं मैम, हम आपको नहीं बता पाएंगे। क्यों? बच्चों ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कुछ टाइम बाद में वो चीजें भूलता जाता है। आप लोगों के साथ नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे को भी याद नहीं रहता।
अगर हम उन सारी बातों को एक डायरी में नोट डाउन करके रखें तो जब भी कोई हमसे पूछेगा तो हम इंस्टेंट बता सकते हैं जी मैम। अगर हमारे पास रिटर्न में होगी कोई चीज तो हम देख के आराम से उसको बता सकते हैं। तो बच्चों अकाउंटिंग भी यही होता है। अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिटर्न रिकॉर्ड ही क्या कहलाता है, मेरा अकाउंटिंग। क्यों मैम रिटर्न में रिकॉर्ड क्यों रखते हैं ट्रांजैक्शन, क्यों, क्योंकि एक टाइम बाद में बिजनेसमैन भी क्या होता है उनको भूल जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं उनके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन अक्कर होते हैं वो लोग क्या करते हैं उनका एक रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। जो भी हिसाब होता है अगर आप उसको किसी किताब में मेंटेन करके रखते हो, हिसाब मीन्स आपके ट्रांजैक्शन, किताब मीन्स रिटर्न रिकॉर्ड, जितना भी हिसाब है अगर आप उसको किताब में मेंटेन करके रखते हो, लिख के रखते हो, तो आप उन चीजों को कभी नहीं भूलोगे। बच्चों अकाउंटिंग हम लोग इसीलिए करते हैं सो दैट हमें ट्रांजैक्शंस मेमोराइज रह सके, याद रह सके। बोलो आई बात समझ में? जी मैम। अकाउंटिंग तो समझ में आ गया क्या होता है, हिसाब किताब। रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस इज नॉन एज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करते क्यों है, सो दैट हम चीजों को भूले नहीं, जितने भी ट्रांजैक्शंस इंकर हो रहे हैं बिजनेस में उनको हम लोग याद कर सके। अब बात करते हैं कॉस्ट की। मैम कॉस्ट, ये भी आप क्या पूछ रहे हो मैम, कॉस्ट तो खर्चा होता है। जी बच्चों कॉस्ट क्या होता है, बिल्कुल खर्चा होता है। तो अगर मैं दोनों टर्म्स को मिला दूं, कंबाइन कर दूं, कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग, तो मेरा क्या बन जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, हमें खर्चों का हिसाब किताब रखना है। हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है, कॉस्ट की करनी है। तो क्या मैम इनकम्स की अकाउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे? जी बच्चों बिल्कुल, इनकम की यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते। इनकम वगैरह की अकाउंटिंग की बातें हम लोग करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ हम बातें करेंगे खर्चों की। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी अकाउंटिंग करेंगे, खर्चों की। बोलो आई बात समझ में? जी मैम। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो वर्ड है कॉस्ट, एक्सपेंस जो है, खर्चे हैं, वो कौन से आपको कंसीडर करने हैं, वो खर्चे आपको कौन से कंसीडर करने हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ के आते हैं, क्या पढ़ के आते हैं कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल होता है उसका जो डेबिट साइड होता है वहां पे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे क्या हैं, मेरे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और मैम जब बैलेंस शीट में जाते हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी कुछ खर्चे आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह के, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, तो ये सारा क्या है, खर्चा है। तो मैम कौन सा खर्चों का हम हिसाब किताब रखेंगे, इनका रखेंगे, इनका रखेंगे, किसका रखेंगे। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं खर्चों की बात करेंगे जिनका बेनिफिट आपको सेम पीरियड में कंज्यूम हो। समझ रहे हो, जिनका बेनिफिट आपको सेम पीरियड में कंज्यूम हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मैम ये यहाँ पे जो हमने डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किए थे, क्या सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करेंगे, तो जिनका बेनिफिट हम कंज्यूम कर सकते हैं सेम पीरियड में। जी बच्चों बिल्कुल। तो मैम लॉस तो ऐसा है जिसका कोई बेनिफिट हम कंज्यूम नहीं कर सकते, तो बच्चों लॉस की रिकॉर्डिंग हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं करेंगे। फिर जो फिक्स्ड एसेट है ये भी क्या है, खर्चे पर, ये क्या, बहुत खर्चे, बड़े खर्चे, ठीक है। तो इनके भी जो बड़े बड़े खर्चे हैं हम लोग कर रहे हैं, इनका बेनिफिट में हमें क्या होगा, बड़े टाइम बाद मिलेगा या बड़े टाइम तक मिलेगा, मिलता ही जाएगा कुछ सालों तक, कुछ पीरियड तक। तो मैं क्या बोल रही हूँ, बेनिफिट कंज्यूम होगा सेम पीरियड में, जिस पीरियड में आपने खर्चा किया उसी पीरियड में आपको बेनिफिट कंज्यूम हो गया। तो मैम फिर इनका क्या करेंगे, अभी देखते हैं सारी बातें। इनका भी खर्चा तो हो रहा है तो लेंगे, बट कितना लेंगे, जितना बेनिफिट हमें सेम पीरियड में कंज्यूम होता है। आ रही है कुछ बातें समझ में? जी मैम कुछ कुछ आ रहा है, पूरा नहीं आया, पूरी बातें अभी समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर
amount of expenditure incurred in producing the goods or rendering services, incurred in producing the goods or rendering services. ठीक है, कॉस्ट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कब इंकर होती है, जब आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो या फिर कोई सर्विस रेंडर करते हो, उस टाइम जो खर्चा होता है आपके, वो क्या कहलाता है? मेरा कॉस्ट. और इट इंक्लूड्स only those expenses whose benefit has been consumed in the same period, whose benefit has been consumed in the same period. कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ हम उन्हीं खर्चों को लेंगे जिसका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में कंज्यूम होता है. तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहली बात तो ये की थी कि खर्चे कौन कौन से होते हैं. कौन कौन से होते हैं बच्चों? मैम एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. और क्या होता है मैम? बड़े खर्चे होते हैं. बड़े खर्चे कौन से मैम? एसेट्स वाले. बच्चों एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका बेनिफिट हमें क्या होता है? सेम पीरियड में ही कंज्यूम हो जाता है. फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ अ फैक्ट्री. अगर आप फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हो, जिस टाइम के लिए आप रेंट पे करते हो उस टाइम के लिए आप उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो. मीन्स उसी पीरियड में आप उसका बेनिफिट कंज्यूम कर लोगे. और अगर जिस दिन से आपने रेंट देना बंद कर दिया, आपको वो स्पेस भी नहीं मिलेगा यूज करने के लिए. मीन्स अगर आपने पे किया है तो आप खर्चा किया है तो आपको उसका बेनिफिट सेम पीरियड में ही मिल जाएगा. अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा. बोलो आई बात समझ में? तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो खर्चे जिनका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में ही कंज्यूम हो जाता है. सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सैलरी ऑफ अ सीए, सैलरी ऑफ अ सीएमए, ये सब भी क्या है बच्चों? आपके एक्सपेंसेस ही हैं. आप अपनी सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को कब तक दोगे? जब तक वो आपको सैलरी पे करेंगे. तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो खर्चा करेंगे तो उनको बेनिफिट सेम पीरियड में ही कंज्यूम हो जाएगा. आपको मंथली सैलरी दे रहे हैं, जिस महीने की सैलरी देंगे वो आपको, आप उस महीने की सर्विसेज क्या करोगे? उन्हें रेंडर करोगे. जिस महीने से उन्होंने सैलरी देना बंद कर दिया, आप अपनी सर्विसेज भी क्या करोगे? उन्हें देना बंद कर दोगे. तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमने देखा जिनका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में ही कंज्यूम हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? मेरे एक्सपेंसेस. फिर बात करते हैं लॉसेस. ये क्या होता है? मेरा नुकसान. क्या नुकसान से आपको कभी कोई बेनिफिट होगा? नहीं मैम, नुकसान से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा. तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने ट्रेडिंग की बात कर ली. हमने ट्रेडिंग में हम लोग क्या पढ़ते थे? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो खर्चे जिनका बेनिफिट आपको सेम पीरियड में ही कंज्यूम हो जाता है. बेनिफिट इज कंज्यूम्ड इन द सेम पीरियड. और हमने देखा कि जिनका बेनिफिट सेम पीरियड में ही कंज्यूम हो जाता है, उनको हम क्या ट्रीट करते हैं? एज अ कॉस्ट. सो इट इज अ कॉस्ट. सो इट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट. मीन्स जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमें सारे के सारे रिकॉर्ड करने हैं. बोलो आई बात समझ में? जी मैम. क्यों रिकॉर्ड क्यों करने? क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट है. और कॉस्ट में क्या आता है? वो खर्चे आते हैं जिनका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में ही कंज्यूम हो जाता है. बोलो आई बात समझ में? जी मैम. एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पर. रेंट ऑफ अ फैक्ट्री. अब बात करते हैं लॉसेस की. मैम इसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता इसका, तो कंज्यूम कहां से करेंगे? नो बेनिफिट कंज्यूम. अगर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता तो ये कॉस्ट ही नहीं है, नॉट कॉस्ट. तो ये लॉसेस होंगे तो मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होंगे.
फिर बात करते हैं एसेट्स की। मैम ये एसेट क्या है? खर्चा है मेरा जी, पर क्या है? बड़ा खर्चा है। तो जब आप कोई फर्नीचर परचेज करोगे, सोफा वगैरह, तो आप क्या सोचोगे? 5-10 साल तो उसकी लाइफ सोचोगे या नहीं सोचोगे कि ये 5-10 साल चल जाएगा मैम? या ऐसा है कि हर पीरियड में हर एक साल से उसको चेंज करते रहोगे? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, हम लोग जब भी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो हम लोग क्या सोच के परचेज करते हैं कि इसका बेनिफिट मेरे को आगे आने वाले कई पीरियड्स में मिलेगा, कई सालों तक मेरे को इसका बेनिफिट कंज्यूम होगा। तो देखो, कॉस्ट भी है, खर्चा कर रहे हैं हम लोग परचेज करने में, और हमें बेनिफिट भी मिलने वाला है। बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेनिफिट सेम पीरियड में नहीं मिलता, सेम पीरियड एज वेल एज कमिंग पीरियड में भी हमें मिलता है। और हम क्या देख रहे हैं, कॉस्ट में सिर्फ हम वही एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे जिनका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में ही मिलता है। तो क्या आप सोच के बताओ, क्या एसेट आपका, जब भी आप एसेट परचेज करोगे तो वो क्या कॉस्ट कंसीडर की जाएगी? सोच के देखो मैम, जितना हमें सेम पीरियड में कंज्यूम करेंगे उसका बेनिफिट, वो तो हमारा कॉस्ट होगा, और जो आने वाले पीरियड्स में हम लोग जिस उसका बेनिफिट कंज्यूम करेंगे वो हमारा खर्चा नहीं होगा। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना आप सेम पीरियड में कंज्यूम कर लोगे और कितना कमिंग पीरियड्स में कंज्यूम करोगे? बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि इस पीरियड में आपने उस एसेट को कितना यूज में ले लिया, कितना उसका बेनिफिट आपने कंज्यूम कर लिया। तो जब भी एसेट्स वगैरह हम लोग परचेज करेंगे तो हम कभी भी फिक्स्ड एसेट का परचेज प्राइस कॉस्ट की तरह, जो एसेट्स का मेरा परचेज प्राइस है वो मेरा कॉस्ट नहीं होगा, मेरा कॉस्ट क्या होगा? उसका डेप्रिसिएशन। तो यहाँ मैं लिख दूं कि बेनिफिट तो कंज्यूम होता है, इस बेनिफिट इज कंज्यूम्ड इन मैनी पीरियड्स। एसेट पे खर्चा करते हैं, पर बेनिफिट क्या होता है? बहुत टाइम तक क्या होता है? कंज्यूम होता रहता है। तो यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट है वो उसकी परचेज प्राइस नहीं होगी बच्चों। हमें कॉस्ट में सिर्फ वो एक्सपेंस लेना है जिसका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में ही कंज्यूम हो जाए। तो मेरी कॉस्ट का पार्ट क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन। क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका बेनिफिट हमें एक से ज्यादा पीरियड में कंज्यूम होता है, तो और हम हमारे लिए कॉस्ट क्या है? वो खर्चा जिसका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में ही कंज्यूम हो जाए। तो जब भी क्वेश्चन में आपको किसी भी चैप्टर में दिखे कि फिक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज किया है, तो वहां पे हम लोग उसका परचेज प्राइस कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हमारे कॉस्ट में सिर्फ वही खर्चे लेते हैं जिनका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में कंज्यूम होता है। तो जब भी फिक्स्ड एसेट परचेज करोगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका क्या कंसीडर करेंगे? डेप्रिसिएशन। क्या कंसीडर करेंगे? डेप्रिसिएशन। जो उसकी परचेज प्राइस है वो हमारे लिए खर्चा नहीं है, हमारे लिए खर्चा क्या होगा? डेप्रिसिएशन। और इस डेप्रिसिएशन की ही हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। हम लोग अकाउंटिंग किसकी करते हैं? हमारे सब्जेक्ट में कॉस्ट की। किसकी अकाउंटिंग करेंगे? खर्चों की अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्ट की अकाउंटिंग करेंगे। तो हम पहले देख रहे हैं कि खर्चों के डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। खर्चों के डेफिनेशन में बच्चों, कॉस्ट की डेफिनेशन में सिर्फ वही एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे जिनका बेनिफिट मेरे को सेम पीरियड में ही कंज्यूम होता है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये इनका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में ही कंज्यूम हो जाता है, तो ये हम इनकी अकाउंटिंग कर लेंगे। लॉसेस का मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसकी अकाउंटिंग करेंगे? कॉस्ट की। तो जब लॉस कॉस्ट ही नहीं है तो इसकी अकाउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। और जब बात आती है एसेट्स की, जब हम एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं तो भी खर्चा होता है, बट वो सारा खर्चा हमें नहीं लेना, पूरी टोटल परचेज प्राइस हमें उसकी नहीं लेनी। हम सिर्फ उतना पोर्शन लेंगे जितना हमने कंज्यूम किया है। ओनली डेप्रिसिएशन अमाउंट जो होगा वो ही हमारा कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बोलो क्लियर है? जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ से हमने पहली बात तो ये देखा कि कॉस्ट क्या होता है। हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में दो वर्ड्स है, कॉस्ट और अकाउंटिंग। कॉस्ट की डेफिनेशन हमने देख लिया, कॉस्ट क्या होता है? खर्चा। बट कैसा खर्चा ये भी हमने देखा। वो खर्चा लेंगे सिर्फ जिसका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में ही कंज्यूम होता है। जिसका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में कंज्यूम नहीं होता उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में? जी मैम।
बच्चों फिर आता है कि आपके माइंड में आता होगा कि मैम ये कॉस्ट हम लोग असरटेन कैसे करेंगे। देखो बच्चों अलग अलग टेक्निक्स होती है, मेथड्स होते हैं सारी चीज़ों के, वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। बट इसको टेक्निक को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्टिंग। इस टेक्निक को जो नाम दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज द technique and process of ascertaining cost। ठीक है, आप अपने टोटल कॉस्ट को कैसे असरटेन करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उस टेक्निक को, उस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है? कॉस्टिंग। मैम ये कॉस्टिंग आप यहाँ पे क्यों बता रहे हो? अभी देखते हैं क्यों बताइए मैंने आपको यहाँ पे ये बात। अब वर्ड आता है मेरे पास, हमने कॉस्ट देख लिया क्या होता है, अकाउंटिंग देख लिया क्या होता है, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर दोनों को मैं कंबाइन करती हूँ कॉस्ट और अकाउंटिंग, तो मेरा क्या मिल जाएगा, क्या वर्ड बन जाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरे को किसका रिटर्न रिकॉर्ड रखना है? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गई? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगी बच्चों? इट इज द अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। कॉस्ट की अकाउंटिंग को ही हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो हम लोग ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कॉस्टिंग को, कॉस्ट अकाउंटिंग को ही कॉस्टिंग बोल देते हैं, कॉस्टिंग को ही कॉस्ट अकाउंटिंग बोल देते हैं, बट इनमें कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है जो हमने यहाँ पे देखा है। ये डिफरेंस बताने के लिए ही मैंने आपको दोनों डेफिनेशंस यहाँ पे लिखवाई है। हाउएवर दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। मैं इनको कभी अपने लेक्चर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग बोल दूंगी, कभी कॉस्टिंग बोल दूंगी, तो आप लोग इनके डीप मीनिंग में नहीं जाओगे। कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स है। यहाँ पे चाहो तो लिख भी लो, हाउएवर दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। मैम हम लोग समझ गए इसका मीनिंग होता है अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। खर्चों का रिकॉर्ड हमें रिटर्न में रिकॉर्ड रखना है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। और हमने ये भी देख लिया कि कॉस्ट क्या होती है। मैम कॉस्ट में सिर्फ वही एक्सपेंसेस आते हैं जिनका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में कंज्यूम होता है। अब देखो बच्चों हमारी कॉस्ट की डेफिनेशन पे वापस आओ। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? प्रोड्यूसिंग द गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, गुड्स प्रोड्यूस करते हो या सर्विसेज रेंडर करते हो, क्या सिर्फ उसी टाइम हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है? क्या मैम जो ट्रेडर वगैरह होते हैं वो तो क्या करते हैं? फिनिश्ड गुड्स ही परचेज करते हैं, फिनिश्ड गुड्स ही सेल करते हैं, वो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते। तो क्या मैम वो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करेंगे? यहाँ पे फिर से फोकस करना, प्रोड्यूसिंग द गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। गुड्स प्रोड्यूस करने में और सर्विसेज रेंडर करने में जो खर्चा होता है सिर्फ और सिर्फ हम उसी की अकाउंटिंग करेंगे। मैम ऐसा क्यों? सुनना ध्यान से, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? देखो हमें पता है कोई भी बिजनेस अगर चलाएगा उसको प्रॉफिट सिर्फ दो चीजों से होगा। ठीक है, कोई भी जब बिजनेस चलाता है तो उसको प्रॉफिट दो ही तरीके से होता है। कैसे होता है? या तो वो क्या करेगा? गुड्स सेल करेगा, या तो क्या करेगा बच्चों? गुड्स सेल करेगा, या फिर अपनी सर्विसेज रेंडर करेगा, सर्विसेज देगा। प्रॉफिट कैसे अर्न होता है? या तो गुड्स का ट्रेडिंग करेगा या फिर सर्विसेज के। सिर्फ दो ही मीडियम है जिनके थ्रू प्रॉफिट अर्न हो सकता है, आइदर थ्रू गुड्स और सर्विसेज। अब मैं गुड्स की बात करूं तो बच्चों देखो गुड्स में दो पर्सन होते हैं, एक होता है ट्रेडर और एक होता है मैन्युफैक्चरर।
अब ट्रेडर कौन होता है बच्चों? ट्रेडर वो होता है जो मैन्युफैक्चरर से फिनिश्ड गुड्स परचेज करता है और फिनिश्ड गुड्स ही सेल करता है। मैम ये फिनिश्ड गुड्स क्या होता है बच्चों? देखो फिनिश्ड गुड्स, आप जो भी कोई भी प्रोडक्ट होता है वो पहले रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है और फिर उसको नाम दिया जाता है फिनिश्ड गुड्स। मैम रॉ मटेरियल क्या होते हैं बच्चों? कच्चा माल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने अभी ये कुर्ता पहना है, ये क्या है? फिनिश्ड गुड्स में। फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं? जिसको हम लोग यूज में ले सकते हैं। अगर कोई गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा मैम? वो फैब्रिक परचेज करेगा और इस फैब्रिक को किस में? गारमेंट्स में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? गारमेंट्स में। ये काम किसका होता है? मैन्युफैक्चरर का, प्रोड्यूसर का। किसका होता है? मैन्युफैक्चरर बोल दो या प्रोड्यूसर, जो आर्टिकल्स को, गुड्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और जब वो बनके तैयार हो जाते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं? फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पे जो मैंने कुर्ता पहना वो बनके तैयार हो गया इसलिए मैंने उसको पहन लिया, बट उस बनने से पहले वो किस फॉर्म में था? रॉ मटेरियल फॉर्म में था। फैब्रिक था, एक प्लेन कपड़ा था, उस पर स्टिचिंग वगैरह अप्लाई की गई, तब जाके वो क्या बना? कुर्ता बना। ऐसे ही अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बच्चों, मोबाइल वगैरह की कंपनी है, तो वो लोग क्या करते हैं? स्क्रीन, उनके लिए रॉ मटेरियल क्या होता होगा मैम? स्क्रीन वगैरह होती है, चिप्स वगैरह होती है, जो मोबाइल में चिप वगैरह लगती है, छोटी छोटी बैटरी वगैरह होती है, उन सब पे वो लोग कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, असेंबलिंग वगैरह करते हैं और फिर जाके मोबाइल बनता है। जी मैम, तो ये सारे क्या है? मेरे रॉ मटेरियल। और मेरा फिनिश्ड गुड क्या है? मोबाइल। अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं बच्चों, कार बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैम? ग्लास चाहिए, सीट्स वगैरह चाहिए, टायर चाहिए, इंजन चाहिए, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा। ठीक है, ये कार बनाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए हमें। जी मैम बिल्कुल चाहिए। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल। और जब कार बन और इन सब से इन पे कुछ प्रोसेसिंग वगैरह अप्लाई की, तब जाके फिनिश्ड गुड्स बना, फिनिश्ड आउटपुट बना क्या? कार। ठीक है, तो आई थिंक अब आप समझ गए कि रॉ मटेरियल क्या होता है और फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल, उस पर कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होती है और वो जाके एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज कर सकता है। तो ये रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में जो कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज करता है और फिर उसको क्या करता है? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। आप चाहो तो अगर फर्नीचर का भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। अगर फर्नीचर मेकिंग फैक्ट्री है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? वुड वगैरह। यस और नो? जी मैम, वो लकड़ियां वगैरह परचेज करेगा और फॉर्म वगैरह, सोफा वगैरह बनाएगा तो उसको फॉर्म वगैरह की भी नीड होगी, तो वो वुड, फॉर्म, ये सब क्या है बच्चों? उसके लिए रॉ मटेरियल। और इन पे वो कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करेगा कारपेंटर, और तब जाके ये किस में बन जाएंगी? मेरे फर्नीचर में बन जाएंगी। फर्नीचर क्या है? मेरा फिनिश्ड गुड्स। वुड, फॉर्म, ये सब क्या है? मेरा रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। और प्रोड्यूसर, जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, समझ रहे हो? जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। अब ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर क्या होता है बच्चों? अब ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचते, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं? अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो ये जो ट्रेडर है ये क्या है? एक तरह की मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ही है। ये लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर से सामान परचेज करते हैं और उस सामान को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों ट्रेडर क्या करता है? फिनिश्ड गुड्स परचेज करता है और सेल भी क्या करता है? फिनिश्ड गुड्स ही। परचेज किया उसने मैन्युफैक्चरर से फिनिश्ड गुड्स और कस्टमर को क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब मैन्युफैक्चरर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों मैन्युफैक्चरर क्या परचेज करता है? रॉ मटेरियल। और सेल क्या करता है? फिनिश्ड गुड। समझ रहे हो? मैन्युफैक्चरर सेल किसको करता है? ट्रेडर को करता है। और परचेज, रॉ मटेरियल परचेज करता है सप्लायर्स वगैरह से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गुड्स में दो पर्सन डील करते हैं। कौन कौन? एक ट्रेडर और एक मैन्युफैक्चरर।
मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, और जो ट्रेडर होता है उस मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स परचेज करता है और फिनिश्ड गुड्स को ही सेल यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स ही परचेज हो रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स ही सेल हो रहे हैं। आप नॉर्मल मार्केट में कोई भी शॉप पे चले जाओ, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी आइटम चाहिए लाइक मोबाइल वगैरह आपको परचेज करना है, तो आप क्या करोगे, आपको फर्नीचर परचेज करना है, आप क्या करोगे, फर्नीचर की शॉप पे जाओगे और वहां पे वैरायटीज ऑफ फर्नीचर आपके पास होंगे। आपको सोफा चाहिए तो सोफाज में इतनी वैरायटीज मिल जाएंगी, आप क्या करोगे, जाओगे और जो पसंद आएगा वो खरीद लोगे। तो जिसने आपको शॉपकीपर ने दिया वो क्या है, ट्रेडर है, वो डायरेक्टली किससे परचेज करता है, मैन्युफैक्चरर से, उसमें अपना मार्जिन ऐड करता है और आपको सेल करता है। तो फिनिश्ड गुड्स ही परचेज किया और सेल भी क्या किया उसने, फिनिश्ड गुड्स, बना बनाया सामान खरीदा और बना बनाया सामान ही बेच दिया विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है, एज इट इज उसने बेच दिया। तो यहाँ पे उसके कितने खर्चे आएंगे, यहाँ पे देखो से फिनिश्ड गुड्स ही परचेज कर रहा है और फिनिश्ड गुड्स ही सेल कर रहा है, तो यहाँ पे इसके कितने खर्चे आएंगे मैम, ज्यादा नहीं आएंगे। एक आधा उसने कोई लेबर हायर कर रखा होगा शॉप पे, तो उनकी सैलरी वगैरह वर्कर्स की, अगर उसने शॉप रेंट पे ले रखी है तो शॉप का रेंट वगैरह, ठीक है। मेनली 2-3 हार्डली खर्चे उसके होते हैं, ज्यादा खर्चा उसके नहीं होता। मीन्स यहाँ पे खर्चे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अगर छोटे मोटे खर्चे मतलब कॉस्ट का स्कोप कम है, तो वो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा, वो क्या कॉस्ट की रिकॉर्ड्स बनाएगा, 2-4 खर्चों के लिए वो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपने ट्रेडिंग पैनल में ही उन्हें शो कर देगा। बोलो आई बात समझ में, जी मैम। ट्रेडर कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाने, यहाँ पे कॉस्ट का स्कोप ही क्या है, कम है। तो ट्रेडर कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं फॉलो करेगा, वो क्या फॉलो करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बस उसको किससे मतलब है कि मेरे एट द एंड ऑफ द पीरियड मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरा प्रॉफिट कितना है, 2-4 खर्चों के लिए वो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग से डील नहीं करेगा। ट्रेडर के लिए कॉस्ट का स्कोप बहुत कम होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसके लिए काम की नहीं है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल परचेज करता है और फिनिश्ड गुड्स सेल करता है। अब एक बात सोचो, इसको यहाँ पे इसके पास कॉस्ट का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं बच्चों, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनके यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट अलग से होता है। हमने क्या देखा कि मैन्युफैक्चरर सबसे पहले क्या करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है। तो रॉ मटेरियल जब परचेज करता है तो उसके लिए वो परचेज डिपार्टमेंट रखता है। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड वाइड देखेगा कि ये जो मटेरियल है किस प्राइस पे मिल रहा है, किस क्वालिटी में मिल रहा है, सारी चीजें चेक करेगा और फिर रॉ मटेरियल परचेज करेगा। फिर जब रॉ मटेरियल परचेज हो गया तो प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन होगा उसका। तो इसके लिए ये बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, चेक करेगा कितना प्रोडक्शन करना है एज पर एस्टिमेटेड सेल्स। सबसे पहले सेल्स एस्टिमेट होती है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्शन हमें करना है, कितनी क्वांटिटीज में हमें प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आएगी। ये सारी बातें कौन, इसकी देखरेख कौन करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जब फिनिश्ड गुड्स बनके तैयार हो जाएगा तो उसकी सेलिंग वगैरह भी होगी, किस प्राइस में हमें सेल वगैरह करना है, ये सारी बातें कौन देखेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा जो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है उनकी रिकॉर्डिंग करेगा कि किस प्राइस, कितना कॉस्ट लगा है इसको बनाने में, कितना प्रॉफिट ऐड करना है, कितनी सेलिंग प्राइस हमें, किस सेल प्राइस पे हमें मार्केट में इसको सेल करना है, कितना टैक्स पे करना है, कितना टीडीएस काटना है। ये सारी बातें कौन देखेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर अब देखो इतने सारे डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट में वर्कर्स होंगे, लेबर्स होंगे, जिनको सैलरी वगैरह पे करनी पड़ेगी। जी मैम, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहला खर्चा हो गया मटेरियल का, कि इतना मटेरियल इन्हें परचेज करना पड़ता है। मटेरियल परचेज करेगा तो पैसा लगेगा। फिर इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सब में इतने सारे वर्कर्स होते हैं, टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, उन सबको क्या देना पड़ेगा, इसको सैलरी देना पड़ेगा। और फिर बहुत सारे जब मशीन्स वगैरह होती है फैक्ट्रीज में जो चलती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा आता होगा, पावर इतना कंज्यूम होता है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एक मैन्युफैक्चरर के बहुत सारे खर्चे होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कॉस्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए
जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, अपने कॉस्ट का रिकॉर्ड्स मेंटेन रखता है। बोलो आई बात समझ में? मैम कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन क्यों रखता है? ये भी सिर्फ प्रॉफिट से ही मतलब रख लेगा कि बिजनेस क्यों करता है मैन्युफैक्चरर की, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर लेगा और पता लगा लेगा कि एट द एंड ऑफ द पीरियड उसका प्रॉफिट कितना है, फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट क्या है, इसको कॉस्ट से क्या मतलब है। बच्चों देखो मैन्युफैक्चरर कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करता है, ध्यान से सुनना। मैन्युफैक्चरर कॉस्ट अकाउंटिंग इसीलिए करता है, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो तो एट द एंड ऑफ द पीरियड जाके बनती है कि इतना इतना प्रॉफिट होने वाला है। ड्यूरिंग द पीरियड कोई बात नहीं करते कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है मेरे बिजनेस की। एट द एंड ऑफ द पीरियड जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग बात करता है। जब पीरियड एंड हो गया तो पता चला लॉस हो रहा है, तो अब क्या मैन्युफैक्चरर कुछ कर सकता है? नहीं मैम, मैन्युफैक्चरर अब कुछ नहीं कर सकता। पीरियड एंड हो गया, उसको लॉस हो गया तो अब उसको भुगतना पड़ेगा। लॉस क्यों हुआ, उसके कई रीजन हो सकते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंकर होगी, कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है बच्चों वो ये बताती है कि किस चीज पे आपको कितना खर्चा करना चाहिए। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एम होता है वो क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। मेन एम क्या होता है, कॉस्ट की कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अगर कॉस्ट कम होगी तो आपकी कॉस्ट प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या आएगी, आपकी सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट कम होगी तो आपका सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। अगर बच्चों एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें पता चले कि हमें लॉस हो गया है, मैन्युफैक्चरर को लॉस हो गया या जितना प्रॉफिट उसको डिजायर्ड था उतना उसे अचीव नहीं हुआ, तो वो कुछ नहीं कर सकता एंड ऑफ द पीरियड। तो जो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रही हूँ बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग उसे कैसे हेल्प करेगा, वो ड्यूरिंग द पीरियड के बीच में कॉस्ट पे कंट्रोल करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। मैम प्रॉफिट कॉस्ट कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे कंट्रीब्यूट होगा, देखो बच्चों कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है तभी तो सेलिंग प्राइस आती है, तभी तो सेल्स वैल्यू आएगा मेरे पास। जी मैम कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ही तो सेल्स वैल्यू आएगा। बच्चों अगर एट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरर है अपना कॉस्ट, उसकी कॉस्ट है 500 और उसमें प्रॉफिट ऐड करता है 100 का और सेल करता है उसको 600 में। जी मैम अगर बच्चों उसके कॉम्पिटिटर ने सेलिंग प्राइस रख दी 500 तो वो क्या करेगा, उसको भी कहीं ना कहीं अपनी सेलिंग प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्यों, अगर सेलिंग प्राइस उसने कम नहीं की तो मार्केट में उसका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा। जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पर स्विच ओवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्हें सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट किस पे मिल रहा है, कम प्राइस पे मिल रहा है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को भी क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। अब जब उसको प्राइस सेल प्राइस कम करनी है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कॉस्ट को कम करेगा या प्रॉफिट को कम करेगा। अगर वो कॉस्ट को प्रॉफिट सेम रखता है तो उसको कॉस्ट कितनी हो जाएगी 400, और अगर कॉस्ट सेम रखता है तो उसको प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। तो बताओ मैन्युफैक्चरर किस पे कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? मैम ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चरर कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 पे वो स्विच नहीं करेगा, ऑप्शन 2 उसके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो उसके माइंड में क्या आएगा कि मैं बिजनेस कर ही क्यों रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को बंद ही कर देता हूँ। मैन्युफैक्चरर का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो बिजनेस चलाएगा ही क्यों, तो वो क्या करेगा, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की सोचेगा। और कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिड्यूस कैसे की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताएगा कि कौन सी कॉस्ट कहाँ पे ज्यादा इंकर हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उस कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उस कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। बोलो आई बात समझ में? जी मैम। तो मैन्युफैक्चरर अपनी सेल प्राइस बढ़ा नहीं सकता, प्रॉफिट कम नहीं कर सकता, तो उसके पास ऑप्शन क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस को कम करने के लिए।
तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरर का मेन एम क्या होता है बच्चों, कि उसकी कॉस्ट कम से कम इंकर हो, प्रोडक्ट को बनाने में उसकी कॉस्ट कम से कम इंकर होनी चाहिए। हाँ, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम। और कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प कौन करेगा, मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको बता देगा इतना प्रॉफिट है, ये फाइनेंशियल पोजीशन है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग ड्यूरिंग द पीरियड आपको हेल्प करेगा कि कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। बोलो आई बात समझ में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। आई बात समझ में? जी मैम आई। अगर आई तो यहाँ पे लिखो मेरे साथ साथ, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू contribute towards profitability, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे करेगा, थ्रू कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो हमने यहाँ पे साथ साथ में ये भी देख लिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक दूसरे से डिफर कैसे है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा, एट द एंड ऑफ द पीरियड से फाइनेंशियल पोजीशन बता देगा कि कितना प्रॉफिट है, कितना बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ द पीरियड। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बच्चों, वो क्या करेगा, ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। बोलो क्लियर है? इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, क्योंकि उसके खर्चा बहुत ज्यादा है, उसकी कॉस्ट का स्कोप बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसीलिए वो क्या करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा, कॉस्ट के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं एक्सेप्ट वन चैप्टर, पूरे सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए हर एक चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाएगा, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडर की बात कहीं भी पूरी सब्जेक्ट में नहीं करेंगे। जब बात आती है सर्विसेज के, तो सर्विसेज की बात हम और सिर्फ एक चैप्टर में करेंगे, सर्विस कॉस्टिंग में। बाकी पूरे चैप्टर्स में हम लोग किसकी बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर की। किसकी बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर की। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग, पूरा सब्जेक्ट हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सेप्ट वन चैप्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं सर्विसेज पे। बच्चों देखो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो सर्विसेज रेंडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए। अब जब हॉस्पिटल का मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ, तो हॉस्पिटल में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। हॉस्पिटल में क्या क्या खर्चे होते हैं मैम, उनको बेड्स वगैरह परचेज करने पड़ते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह आते हैं और स्टाफ वगैरह होता है, मेल नर्स, फीमेल नर्स वगैरह बहुत सारा स्टाफ होता है, उन सबको सैलरीज देनी पड़ती है। डॉक्टर्स जो आता है ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, उनको सैलरी देनी पड़ती है। जो स्वीपर्स वगैरह वहाँ पे एनी टाइम रहते हैं साफ सफाई के लिए, उनको देनी पड़ती है सैलरी। वहाँ पे एसी वगैरह की फैसिलिटी होती है, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आता है। तो हॉस्पिटल्स में जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज रेंडर करते हैं उनके भी बहुत सारे खर्चे आते हैं। तो सर्विसेज में भी कॉस्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इसके लिए भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग। सिर्फ एक चैप्टर में हम लोग सर्विस कॉस्टिंग की बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो खर्चों का स्कोप है वो कहाँ पे आता है बच्चों, मैन्युफैक्चरर के। जो सबसे ज्यादा खर्चे किसके अराइज होते हैं, मैन्युफैक्चरर को। एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, तो उसके बहुत ज़्यादा खर्चे इंकर होते हैं, क्योंकि इतने सारे तो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतना तो उन सबकी सैलरी वगैरह होती है, टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं,
जो उसके मॉडल्स वगैरह को डिजाइन करते हैं, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। इतना रॉ मटेरियल उसको परचेज करना पड़ता है, इतनी मशीन्स वगैरह चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल आता है, फैक्ट्रीज वगैरह रेंट पे लेके रखते हैं, तो इतने बड़े बड़े एरियाज में एकर्स में वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रीज को रेंट वगैरह पे लेके रखते हैं, तो वो खर्चा भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है कॉस्ट का। तो हमारे लिए पूरा जो सब्जेक्ट हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्विस कॉस्टिंग की भी बात हम लोग करेंगे, और बस सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में ही हम लोग सर्विस कॉस्टिंग की बात करेंगे। एक्सेप्ट सर्विस कॉस्टिंग, बाकी सारे चैप्टर्स हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि एक मैन्युफैक्चरर जब गुड्स प्रोड्यूस करता है तो उसके टोटल खर्चा कितना आता है, उस खर्चे की वो अकाउंटिंग कैसे करता है, पूरे सब्जेक्ट में यही बातें हम लोग करने वाले हैं। बोलो आई बात समझ में। ये था बच्चों मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। तो हम लोगों ने क्या देखा कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन में, कि हम लोग किसकी अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्ट की अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग क्या होता है, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, और कॉस्ट क्या होता है मेरा खर्चा, एक्सपेंस। और यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्पस के लिए हमारे लिए सिर्फ वही कॉस्ट है, फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ वही खर्चा जिसका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में कंज्यूम होता है, जिसका बेनिफिट हमें सेम पीरियड में कंज्यूम होता है, सिर्फ वही क्या होता है मेरे लिए कॉस्ट होता है, और सिर्फ उसी की अकाउंटिंग की हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ हमने क्या देखा कि पूरा जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर के, जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, कच्चे माल को क्या करता है फिनिश्ड आउटपुट में कन्वर्ट करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्ट वन चैप्टर जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग। वहां पे हम लोग उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए भी कॉस्ट का स्कोप अच्छा खासा होता है, बट जितना मैन्युफैक्चरर का लिए होता है उतना स्कोप उनके लिए भी नहीं होता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली बनी किसके लिए है, एक मैन्युफैक्चरर के लिए बनी है। कैसे मैन्युफैक्चरर कॉस्ट असरटेन करता है, कैसे उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करता है, सारी बातें हम लोग करेंगे हमारे चैप्टर्स में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट शीट। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, जिसमें हमने हमारा सिलेबस डिस्कस किया, पेपर पैटर्न डिस्कस किया, कैसे आप लोगों को पेपर अटेम्प्टिंग करनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट पे करना है कौन सा बाद में, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। आज था हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। हमने हमारे सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा की है कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस भी हम लोगों ने देखा। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसके जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं वो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड बनेंगे, कभी भी बन सकते हैं, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली वगैरह बन सकते हैं, सो दैट कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। और अगर कॉस्ट कंट्रोल हो गई तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। आई बात समझ में बच्चों? जी मैम। इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।